सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रुति सारिका, आईएफपीएच द्वारा आयोजित 863वें दैनिक श्रृंखला में 863वें वेबिनार के दैनिक श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वेबिनार की शुरुआत हम लोग एक मौन प्रार्थना से करेंगे। धन्यवाद सभी का। हमारे आज के मेहमान डॉक्टर महावीर घिया सर हैं। ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित और अनुभवशाली व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। ये वर्तमान में गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल देताली में प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट रेपर्टरी के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण सेवा प्रदान कर रहे हैं। इनका एकेडमिक जर्नी भी बहुत इंस्पायरिंग रहा है। इन्होंने BHMS MD इन रेपर्टरी, PhD इन रेपर्टरी के साथ साथ MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और MA इन साइकोलॉजी भी किया है। रिसर्च मेथडोलॉजी, बायोमेडिकल रिसर्च और साइंटिफिक राइटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में भी इन्होंने स्पेशलाइजेशन किया है। इनके पास 23 सालों से भी ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है और इन्होंने अनेक स्टूडेंट्स को गाइड भी किया है। एग्जामिनर के रूप में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जज रहे हैं और क्लिनिकल रिसर्च प्रोजेक्ट्स जैसे सिकल सेल एनीमिया और एड्स पर काम भी किया है। सिर्फ टीचिंग ही नहीं, डॉक्टर घिया जी ने देश विदेश के सेमिनार, वेबिनार और कॉन्फ्रेंस में अपने विचार रखे हैं, चाहे वो एपिडेमिक के बारे में हो या होम्योपैथी के मिसकंसेप्शन और साइंटिफिक अप्रोच के बारे में। इनकी कई रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स इंडेक्स जर्नल में पब्लिश्ड हुए हैं। उनको बेस्ट यंग डायनामिक टीचर इन रेपर्टरी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और इनके स्टूडेंट्स और कलीग्स के लिए ये हमेशा एक इंस्पिरेशन बने रहे हैं। आज हमें इनसे सुनने का अवसर मिला है। इनके ज्ञान, अनुभव और रिसर्च से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं IFPH की तरफ से डॉक्टर महावीर घिया जी का सेमिनार में दिल से स्वागत करती हूँ। सर, प्लीज अपना व्याख्यान शुरू करें। जी नमस्कार सभी दर्शक साथियों को। मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ सब तक आ रही है। यस सर, आपकी आवाज आ रही है। जी मैं मेरे PPT एक बार मैं शेयर कर लूँ। यहाँ से मैं वीडियो स्टार्ट नहीं हो रहा, बट मैं PPT शेयर कर रहा हूँ। आपसे मुझे गाइड करना है, हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके सर। फिर एक बार IIPH को बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत ही जल्द जल्द मुझे मौका दे रहे हैं। लगभग मेरा इसमें ये चौथा वेबिनार है। अभी तक 3 इंग्लिश वेबिनार में मुझे मौका दिया था, पहली बार हिंदी इसमें मौका मिल रहा है। वैसे ये आज मैं जिस टॉपिक पर मैं चर्चा करने वाला हूँ, अमूमन ये टॉपिक जो है ज़्यादा उतने सीरियसली अपने होम्योपैथिक फैकल्टी में नहीं लिया जाता है। सब लोग प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस का अनुभव भी शेयर करते हैं और बच्चों को पढ़ाते भी हैं, नई नई किताबें पढ़ते भी हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा जो किसी भी विज्ञान के लिए रहता है कि भाई साइंटिफिक तरीके से अपने जो अनुभव है या अपना जो कोई स्टडी है, वो स्टडी अगर हम प्रकाशित करें और जिसने किसी ने प्रकाशित किया हो, तो उसको क्रिटिकली हम एक जर्नल साइंटिफिक आर्टिकल को किस तरीके से हम उसको समझें, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक जर्नल के आर्टिकल की बॉडी क्या होती है, उसका कौन-सा हिस्सा हमको कौन-स बारे में जानकारी देता है, उसमें क्या होना चाहिए, इन सब के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। खास कहने का आज आपसे अनुभव शेयर करने का मेरा इरादा ये है कि हम सिर्फ साइंटिफिक आर्टिकल पढ़कर उसको समझने की कोशिश ही ना करें, बल्कि इसके साथ-साथ में अगर हमको आर्टिकल लिखना भी हो, तो वो भी हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसकी जानकारी भी आपको इसके माध्यम से लगेगी। आज के टॉपिक इसीलिए हमने रखा है कि किसी भी साइंटिफिक आर्टिकल का हम एक अवलोकन किस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। एक रिसर्च आर्टिकल यूजुअली अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे पीरियडिकल्स हमारे होम्योपैथी में भी निकलते हैं। बहुत सारे साइंटिफिक जर्नल्स, पीयर रिव्यू आपको ऑनलाइन भी मौजूद मिलेंगे और हर कोई उसमें लिखने की जो ज़्यादातर कोशिश करते हैं, वो क्यों किया जाता है? ये आर्टिकल क्यों लिखे जाते हैं? सबसे पहले थोड़ा-सा उसके बारे में जानते हैं। आर्टिकल इसलिए लिखे जाते हैं कि साइंस
अगर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो वो साइंस मूर्तवत होगा। इसीलिए साइंस को ज़िंदा रखने के लिए, नए-नए डेवलपमेंट को साइंस की बॉडी को नॉलेज में डालने के लिए आपको कुछ ना कुछ लिखना, पब्लिश करना वो बहुत ज़रूरी है। पब्लिश हर जगह पर होता है, लेकिन एक साइंटिफिक आर्टिकल अगर वो पीयर रिव्यू जर्नल में अगर होता है, तो उसके मायने सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसकी वैलिडिटी जो है ना, वो सबसे ज़्यादा होती है। वो नई-नई पॉलिसीज़ बनाने में, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन करने में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए यूजुअल जर्नल से अगर किसी साइंटिफिक पीयर रिव्यू जर्नल में अगर कोई आर्टिकल मिलता है, तो उसकी वैलिडिटी सबसे ज़्यादा रहती है। तो आपके साइंस के बॉडी के नॉलेज को वो बढ़ाता है, साइंस में डिफरेंट-डिफरेंट कंट्रीब्यूशन को वो याद करता है। फिर अगर किसी ने कोई रिसर्च किया हो कहीं पर, कोई कोई नए जो हमारी बाउंड्रीज जिसको हम बोलते हैं कि भाई अभी सोरियासिस में हम कहाँ तक पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं, सिर्फ स्किन इरप्शन तक हेल्प कर सकते हैं या सोरियाटिक अर्थराइटिस हुआ हो तो भी हम कर सकते हाँ हैं। जी। इसके बारे में हमारे लाइफ टाइम में शायद हम उसका अनुभव शायद कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे सामने रहता है। लेकिन अगर किसी ऑथर ने इस विषय पर अगर रिसर्च किया हो, इस विषय पर अगर उसके पास से कोई केस सीरीज हो, इसके ऊपर उसका कोई केस है, अगर वो साइंटिफिकली अगर पब्लिश करता है, तो बाकी कम्युनिटी को भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि ऐसे केसेस में किस तरीके से हमको डील करना चाहिए, किस तरीके से हमको आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए अगर कोई रिजल्ट ओरिएंटेड रिसर्च हो, तो उसको भी आर्टिकल के फॉर्म में हमको देखने को मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे अनयूजुअल केसेस होते हैं या ऐसे बहुत अनयूजुअल पैटर्न के केसेस केस सीरीज अगर आपको मिलती है, तो उस केस सीरीज को भी एक रिसर्च आर्टिकल के माध्यम से पब्लिश किया जा सकता है। नेक्स्ट प्लीज। अब हम डॉक्टर ये आ जी रहा सर। है। जी हाँ सर। ठीक है, आप बताते जाइएगा, जी आप बताते जाइएगा जी सर। जी मैं नेक्स्ट प्लीज बोल रहा हूँ मैं, और हो रहा है वैसा, इट्स एवरीथिंग इज गोइंग ऑन फाइन। ठीक है, ठीक। अभी हम अभी तक हम देख रहे थे कि रिसर्च आर्टिकल की जरूरत इसीलिए होती है, अगर उसमें थोड़ा और हम आगे बढ़े, जो हम आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, तो ज्यादा करके रिसर्च आर्टिकल जो देखे जाते हैं वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो भी अगर मैं हकीकत में ग्राउंड लेवल की बात से करूं, तो सिर्फ एक जबरदस्ती के हेतु से हिसाब से पीयर रिव्यू में जर्नल्स ये सारे आर्टिकल्स आते हैं। इस आर्टिकल को जब मैं पढ़ता हूँ, तो आई एम वेरी सॉरी टू से दैट दे आर नॉट अप टू द मार्क। इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है। फिर जो भी पीजी स्टूडेंट है, पीएचडी स्टूडेंट है, अब उन सब के लिए एक एक ज़रूरी मैंडेटरी माध्यम हो गया है कि जब तक आपको 2 या 3 आर्टिकल आप पब्लिश नहीं करते हैं, तब तक आपके नेक्स्ट जो भी आपकी कमिटीज़ रहती है, जो भी आपके रिसर्च कमिटीज़ में नेक्स्ट नेक्स्ट जो विज़िट रहता है, उसमें वो आपके रिसर्च प्रपोज़ल को आगे-आगे नहीं बढ़ाते अनलेस एंड अंटिल इट इज़ सपोर्टेड बाय आर्टिकल। इस वजह से जो है एज़ अ पार्ट ऑफ करिकुलम बहुत सारे लोग अब रिसर्च आर्टिकल लिखना शुरू कर दिए हैं। लेकिन फिर भी वो अप टू द मार्क अभी तक काफ़ी सारे आर्टिकल्स मैं पढ़ता हूँ, बहुत सारे इसके पीयर रिव्यू पैनल पर भी हूँ, तो बहुत सारे आर्टिकल्स हमको रिजेक्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि वो अभी तक पूरे फॉर्मेट में जिस तरीके से एक्सटेंशन चाहिए, जिस तरीके से उसमें नयापन चाहिए, उन सब के जो उसके मापदंड है, उस मापदंड पे बिल्कुल खरे नहीं उतरते हैं। इसके लिए तो एज अ पार्ट ऑफ मैंडेटरी करिकुलम एक्टिविटी बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल भी लिखे जा सकते हैं। बहुत सारा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए भी लिखा जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, हर किसी की इच्छा रहती है कि मेरा नाम भी कहीं इतिहास में अमर हो। इतिहास में अमर कैसे हो सकते हैं? अगर आप कुछ योगदान करेंगे कहीं पर आपका नाम छपा हुआ रहेगा, तो इसका मतलब है कि अभी आपका नाम बिल्कुल अमर रहेगा। तो बहुत सारे लोगों की वो एक इच्छा रहती है। इस वजह से काफ़ी सारे इसमें आर्टिकल में एडिशनल ऑथर तरीके से बहुत सारे लोगों की उसमें नाम लिखा होना चाहिए, कहीं पर प्रिंट में अपना नाम आना चाहिए। इस जिज्ञासा वश में बहुत सारे लोग लोगों को सपोर्ट करके आर्टिकल बनाने में कोशिश करते हैं, और यह भी एक वजह हो सकती है कि लोग आर्टिकल लिख के अपना नाम मशहूर करना चाहते हैं। ये सब हो गए आर्टिकल लिखने की वजह। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्लीज। अब हमको समझना ये है कि आर्टिकल तो हम सब लोग किसी ना किसी वजह से तो लिख ही रहे हैं। अब एक अच्छा आर्टिकल किसे कहा जाना चाहिए? एक आर्टिकल पढ़ने की जिज्ञासा कब एक जो वाचक है उसको होती है, कब उसका इंटरेस्ट उसमें आना शुरू हो जाता है? तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ज़रूरत अगर कोई आर्टिकल की हो, तो पढ़ने में बहुत आसान होना चाहिए। उसकी लैंग्वेज जो है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी मोर एंड मोर रीडेबल। मुझे उम्मीद है आप सब
होम्योपैथ लोगों ने, हनीमैन ने जब पहली बार होम्योपैथिक सिस्टम को जब पब्लिकली ओपन किया था, एक आर्टिकल लिखा था, अगर सबको याद हो, अगर वो आप पढ़ेंगे तो आपको वो जैकरेन ऑफ शब्दों का कैसा था, किस प्रकार के शब्द इस्तेमाल किए थे, कैसे सेंटेंसेस किए थे, वो पढ़कर आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा ज़रूर आएगा। हनीमैन के काफ़ी सारे आर्टिकल हैं, जो पढ़ने में हमको थोड़ी-थोड़ी दिक्कत होती है। हिज़ लैंग्वेज इज़ वेरी, वेरी सुपीरियर। हमारी कॉमन इंग्लिश वहाँ तक अभी तक नहीं पहुँची है कि हम वो उतने जो स्पेसिफिक वर्ड का कलेक्ट सिलेक्शन जो है, वो हम कर कर पाएँ। मैं आप सबसे सलाह दूँगा कि आप एक बार वो होम्योपैथी कैसे पब्लिश हुई थी, वो एक बार वो आर्टिकल आप सब लोग ज़रूर पढ़ना। The art of principle and art of ascertaining the new curative power। और दूसरा एक हनीमैन का बहुत बढ़िया आर्टिकल है मेडिकल ऑब्जर्वर। ये दोनों आर्टिकल आप पढ़ना, आपको यकीनन इच्छा हो जाएगी कि मुझे साइंटिफिक आर्टिकल पढ़ने चाहिए, उससे बहुत सारा ज्ञान मुझे मिलता है और मुझे भी इस तरीके का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो सबसे पहले ज़रूरत होती है किसी भी साइंटिफिक आर्टिकल की कि वो बहुत आसानी से पढ़ा और समझा जाना चाहिए। उसके बाद की ज़रूरत है, इट शुड बी वेल कंस्ट्रक्टेड क्लिनिकल क्वेश्चंस। जो हम रिसर्च की बात करते हैं, जो हम साइंटिफिसिटी की बात करते हैं, तो हम वहाँ पर कभी ना किसी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम जब हम वो फेस करते हैं, जो अगर हमने हमारे प्रैक्टिस में उसको सॉल्व कर लिया है या अपने थिंकिंग से अगर हम उसका सॉल्यूशन बता सकते हैं, इस तरीके से उसको इलैबोरेट किया हुआ होना चाहिए। एक रेपटेटरी का टीचर होने के नाते एक सवाल हमारे रेपटेटरी टीचर में बहुत कॉमन रहता है कि भाई एनालिसिस और इवैल्यूएशन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि हर किताब अलग-अलग कह रही है, हर ऑथर अलग-अलग कह रहा है, स्टूडेंट भी कंफ्यूज हो जाते हैं। उसको 3 टीचर अगर रेपटेटरी पढ़ा रहे हैं तो वो अलग-अलग तरीके से पढ़ाते हैं। तो अब दिस इज़ अ क्वेश्चन। अब इसके लिए एक उम्मीद है कि एक ऐसा आर्टिकल, ऐसा एक रिसर्च पेपर बाहर आ जाए कि जिससे साइंटिफिसिटी ऑफ एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन एकदम क्लियर हो जाए, ताकि हर प्रैक्टिस में हर कोई उसको इस्तेमाल कर सके। सो जब आप कोई भी साइंटिफिक आर्टिकल देखते हैं तो उसमें एक क्लिनिकल क्वेश्चंस का एकदम सटीक उल्लेख उसका होना चाहिए और उसके प्रोबेबल जवाब क्या हो सकते हैं, उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसका सटीक उसमें आंसर होना चाहिए, तभी उसको एक अच्छा आर्टिकल माना जाता है। फिर उसके बाद जो भी आप आंसर बता रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहे हैं, वो एविडेंस बेस्ड होने चाहिए। या तो फिर आप जो भी आप सजेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए पुख्ता एविडेंसेस, पुख्ता सबूत या कोई ना कोई आपका क्लिनिकल जजमेंट उसके फेवर में होना चाहिए, ताकि हम इस तरीके से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और आगे अगर हम बढ़ते हैं, तो जब भी आप रिसर्च को एंड करते हैं, तो उसके आपको जो रिजल्ट मिलते हैं, जब आप उसको कंक्लूड करते हैं, तो उस कंक्लूजन का जो है ना, वो लॉजिकल कंक्लूजन होना चाहिए। ऐसा ना हैप्पैज़ार्ड कंक्लूजन अगर देते हैं, हैप्पैज़ार्ड डिस्कशन अगर हम करते हैं, तो उसको बहुत अच्छा आर्टिकल नहीं माना जाता है। ये सब चीज़ें क्या है, वो भी हम विस्तार से भी देखेंगे कि कंक्लूजन क्या होता है, डिस्कशन क्या होता है, क्लिनिकल रिसर्च क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। किसी भी साइंटिफिक आर्टिकल में ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी हमने देखा कि भाई आर्टिकल बैक बैक वन बैक, एक स्लाइड पीछे जाएंगे प्लीज। अभी तक हमने देखा कि भाई आर्टिकल किस तरीके के होते हैं, कौन कौन लिखने की कोशिश करता है। अब हम देख रहे हैं कि भाई आर्टिकल पढ़ने की, अगर पढ़ने हो तो कौन से माध्यम से या क्यों आर्टिकल्स पढ़े जाते हैं। तो सबसे पहला अगर मुख्य जो स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा आर्टिकल इसलिए पढ़े जाते हैं कि जो एकेडमिक्स जो है ना, वो सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। अगर ओवरऑल भी अगर आप किसी भी जर्नल का स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखोगे, तो प्रैक्टिशनर से ज़्यादा एकेडमिशियन जो है ना, उनका पढ़ने वो पढ़ने के ऊपर ज़्यादा लॉगिन करते हैं। ज़्यादातर जो डाटा मिल रहा है, वो एकेडमिक्स लोगों को मिलता है, और उसका कारण एक ही है कि कहीं पर उनको रिसर्च प्रोड्यूस करना है, कहीं पर उनको थीसिस बनाना है, कहीं पर उनको असाइनमेंट बनाना है, कहीं पर उनको डेज़र्टेशन तैयार करना है। उस डेज़र्टेशन के लिए जो हम बैकग्राउंड नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश करती है, वो आपको ये सब साइंटिफिक जर्नल के माध्यम से मिलता है। इसीलिए लिटरेचर रिव्यू रिव्यू बनाने के लिए ज़्यादातर ये आर्टिकल पढ़े जाते हैं। और ये आर्टिकल पढ़ने के जो मोस्ट कॉमनेस्ट साइट है, एक है पबमेड और दूसरी है गूगल स्कॉलर।
जिसमें आपको ज़्यादा करके बहुत सारे साइंटिफिक आर्टिकल, होम्योपैथी ही नहीं, बाकी सब मेडिकल साइंस, सोशल साइंस और भी जितने भी साइंस अवेलेबल है, उन सब के बारे में, उनके सब के आर्टिकल्स आपको इसमें मिलते हैं। काफ़ी सारे आर्टिकल आप फ्री में भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी सारे आर्टिकल का एब्स्ट्रैक्ट आप फ्रीली पढ़ सकते हैं, और बाकी कुछ आर्टिकल के लिए है वो पेड रहते हैं। तो लेकिन अगर आप एक इंस्टीट्यूशन से अगर जुड़े हुए हैं और एक उन मेल उनको भेजते हैं, तो आपको वो फ्रीली भी एक्सेस उसका मिल सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो आर्टिकल है पबमेड और गूगल स्कॉलर में पढ़े जाते हैं। लेकिन बहुत सारे और भी ऐसे आर्काइव्स है कि जिसके अंदर आपको बहुत ऑथेंटिक डाटा मिलता है। लेकिन ये जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक वाले जो है ना, वो फ्री नहीं है, उसमें ज़्यादातर पेड आर्टिकल ज़्यादा होते हैं, जैसे एम्बास है, एल्सवियर का, कोक्रेन डाटाबेस है। इसमें ज़्यादातर सिस्टमिक रिव्यूज मिलते हैं, दे आर सो ऑथेंटिक कि नए नए जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, नई नई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है, जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड बोला जा सकता है, ये सबकी जो चीज़ें हैं वो आपको इसमें मिल सकती है। तो ये पहला रीज़न है कि जिसके लिए आर्टिकल पढ़े जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इसके अलावा भी और रीज़न है, वो हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और जो दूसरी वजह है जिसके लिए आर्टिकल पढ़े जाते हैं, वो है कि भाई क्लिनिकल एविडेंस देखा जाए किसी भी मोड ऑफ ट्रीटमेंट का, या किसी भी सब्जेक्ट का, या कोई नई चीज़ अगर आई है, तो जिसके बारे में हमको अवेलेबल लिटरेचर में अगर पता नहीं हो, तो फिर हम ये नए नए आर्टिकल्स के माध्यम से उसको जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हम हमारे सबके सामने है। जब कोविड-19 आया था, उसके बारे में लिटरेचर में बहुत कम पता था या तो नहीं ही था। तो कहाँ से उसके बारे में इकट्ठा करेंगे कि वो वायरस कैसे रहता है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, वो उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है, उसको उसकी पैथोजेनिसिटी कैसे हो सकती है। ऐसी कोई भी जब अनवांटेड नई चीज़ें जब आती है, तो उसको जानने का माध्यम जो है ना, वो सिर्फ एक रिसर्च आर्टिकल ही हो सकता है, जिसके माध्यम से हम फिर वो जान सकते हैं कि भाई करंट एविडेंसेस क्या चल रहे हैं, करंट सिनेरियोज क्या चल रहे हैं, वो कितने कारगर है, उसका स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसा है। ये सब आपको साइंटिफिक आर्टिकल के माध्यम से पता लग सकता है। फिर जो जितने जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो चलते हैं, उसके बेनिफिट्स अगर हम देख सकते हैं, उसके आउटकम अगर हमको देखना है, पब्लिक हेल्थ रिलेटेड कौन से प्रोविजंस है, इफेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन कौन से है, इन सब को अगर हमको जानना हो, तो ये भी हमको साइंटिफिक आर्टिकल के माध्यम से ही पता चलता है। इसीलिए भी ये साइंटिफिक आर्टिकल ज़्यादातर पढ़े जाते हैं। जब भी नए नए इनोवेशन हेल्थ प्रोग्राम में होते हैं, नए नए आइडियाज़ जब पता चलते हैं मेडिकल साइंस के, नए नए एप्लीकेशन जब पता चलते हैं, तो उसके लिए भी हमको ये सब जानकारी हमको नए नए आर्टिकल्स के माध्यम से पढ़ते हैं। हमारे होम्योपैथी लिटरेचर में भी होम्योपैथी प्रूविंग का डाटा बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है, लेकिन क्लिनिकल एप्लीकेशन करने के बाद में बहुत सारे मेडिसिन का साइकोसोमेटिक डायमेंशन हमको पता चला है। बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं कि जो क्लिनिकली अगेन एंड अगेन वेरीफाइड है, जो हमको आर्टिकल के थ्रू पता चला है। बहुत सारे मेडिसिन का डायमेंशन जो बड़ा है, वो हमको आर्टिकल्स के माध्यम से पता चलता है। फिर एक और रीज़न होता है आर्टिकल पढ़ने का कि अपना ज्ञान को बढ़ाया जाए, टू अपडेट द नॉलेज, टू बी इन अ प्रेजेंट सिचुएशन दैट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द साइंस। इन सब की जानकारी के लिए भी आर्टिकल पढ़े जा सकते हैं। और अगर आप एक प्रैक्टिशनर्स हैं, आप प्रैक्टिस में अगर एकदम अप टू डेट अगर रहना चाहते हैं, रिसेंट ट्रेंड अगर आप जानना चाहते हैं, तो इन सब के लिए आपके पास एक ही आंसर है कि जब तक आप आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको रिसेंट ट्रेंड पता नहीं चलेंगे। अगर आपको याद हो, हम होम्योपैथी का अगर डेवलपमेंट भी अगर देखेंगे, तो सिर्फ टोटलिटी ऑफ सिम्टम हमारे लिटरेचर में मिलता है, लेकिन आप करंट ट्रेंड अगर आप देखते जाएंगे, तो कितने सारे वैरायटीज ऑफ मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है। ओनली ऑन मेंटल्स कैन बी गिवन, ओनली ऑन द थीम ऑफ सेंसेशन कैन बी गिवन, only through the theme of periodics can be given, only through the theme which is developed on the classifications of these plants and animals and insects and reptiles. On that basis, it can be given. Like that, so many different modes of applications of medicines. Even ये होम्योपैथी अब सिर्फ ह्यूमन बींग्स तक नहीं, ये प्लांट तक पहुंच गई है, वेटरनरीज में तक पहुंच गई है। इन सब की जानकारी हमको जर्नल के अलावा मुझे नहीं लगता कि और किसी माध्यम से जितनी पुख्ता मिल सकती है, जितने आर्टिकल के माध्यम से मिल सकती है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये हुआ सब आर्टिकल्स के बारे में, क्यों पढ़े जाते हैं और क्यों लिखे जाते हैं। अब सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट ये है कि भाई ये जो भी आर्टिकल लिखे जाते हैं, उसका बहुत क्रिटिकल अप्रेजल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि भाई किताब में लिखी हुई बात हर बार सच ही होगी। उसको एक्सपीरियंस के साथ जोड़कर देखना चाहिए, उसको जनरलाइज कर देखना चाहिए
जब साइंस वही कहता है कि जब सब जगह पर अगर वो सही हो तो ही उसको सही मान सकते हैं। किसी एक एक्सपीरियंस में अगर उसको सही मिल जाए तो उसको सही मानने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जब भी कोई चीज़ हमारे सामने जब आती है तो उसका क्रिटिकल अप्रेजल होना बहुत ज़रूरी होता है, और वो खास करके हम देखते हैं उसकी वैलिडिटी जानने के लिए, उसमें जो रिजल्ट आए हैं उस रिजल्ट को क्रिटिकली इवैल्यूएट करने के लिए, और रिलेवेंस कि भाई जो भी आप बता रहे हैं नया, ये सही मायने में नया ही है ना, कहीं पुराना तो नहीं है ना कि जो बार बार आ रहा है। सर्फर का पोर्ट्रेट अब हमारे सामने एकदम क्लियर है, right? लेकिन ऐसे ही अगर छोटी छोटी दूसरे रेमेडीज है जैसे एस्क्यूलस है, मेजेनियम है, इनका साइकोसोमेटिक पिक्चर भी उतना क्लियर नहीं जितना सल्फर का, नेट्रामियर का, पॉलीक्रेस रेमेडीज का जितना हमारे पास मिल जाता है। इसीलिए कोई अगर ये सब चीज़ें क्लिनिकल माध्यम से अगर छोटी छोटी रेमेडीज का साइकोसोमेटिक डायमेंशन जब हमारे सामने रखता है तो उसके मायने सबसे ज़्यादा रहती है, उसकी वैलिडिटी सबसे ज़्यादा रहती है। इन सब चीज़ों के लिए हर आर्टिकल का क्रिटिकल अप्रेजल होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट प्लीज। अमूमन ये देखा गया है कि वे आर्टिकल किस तरीके से पढ़े जाते हैं। जब इसका यूजुअल व्यूअर का स्टैटिस्टिक्स अगर देखा गया है तो ज़्यादातर लोग जो है सिर्फ टाइटल पढ़ते हैं, फिर उससे कम परसेंटेज के ग्रुप ऐसे रहते हैं कि जो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, और फिर उससे भी बहुत कम लोग जैसे हैं, बिल्कुल एक छोटा सा डॉट आपको दिख रहा होगा जिस पर पेपर लिखा हुआ है, कि जो पूरा पेपर साइंटिफिक पेपर पढ़ते हैं। आप अपना खुद का भी एक्सपीरियंस अगर आप देखोगे, जब भी हम कोई मैगजीन पलटाते हैं और उसमें सभी हम आर्टिकल्स को देखते हैं तो सबसे पहले हम इंडेक्स देखते हैं। उस इंडेक्स में पहले सिर्फ हम टाइटल ही देखते हैं, और वो टाइटल देखने के बाद तय कर सकते हैं कि किसको हमको डिटेल पढ़ना है और किसको डिटेल नहीं पढ़ना है। इसीलिए अगर आपको देखना हो कि उसका टाइटल कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट कैसा है, उसके हिसाब से ही उसकी वैलिडिटी, उसकी पॉपुलैरिटी का हमको अंदाजा आता है। सो दिस इज द यूजुअल स्टैटिस्टिक। इसीलिए अगर आप कहीं पर भी अगर आप आर्टिकल लिखना भी चाहते हैं तो अपने टाइटल पर ध्यान दीजिए और एब्स्ट्रैक्ट पर ध्यान दीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टाइटल बढ़िया रहा तो हर कोई वो आर्टिकल पढ़ेगा, ऐसा नहीं है। वो टाइटल की भी एक अपनी साइंटिफिसिटी होनी चाहिए। अगर वो साइंटिफिसिटी को पूरा करता है तो ही उस आर्टिकल को अच्छा टाइटल का वो आर्टिकल माना जाता है। सिर्फ सेंसेशन को नहीं मान सेंसेशनल टाइटल को अच्छा आर्टिकल नहीं माना जाता है, वो भी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्लीज। तो टाइटल की क्या ज़रूरत है? टाइटल इंफॉर्मेटिव होना चाहिए कि जो भी हम टाइटल पढ़ते हैं ना, उसमें किस प्रकार का रिसर्च है, कौन से टॉपिक से डील करने वाले हैं, उसका आउटकम क्या-क्या अपेक्षित हो सकता है, इन सब के बारे में उसमें एकदम कम शब्दों में एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एक कंसाइज़ और इन्फॉर्मेटिव टाइटल होना चाहिए, राइट? उसमें जो भी शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है, दे शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। वहाँ पर ग्रामेटिकल चीज़ों के उतना मायने नहीं रखते हैं जितनी जितनी जिसको रिसर्च मेथोडोलॉजी के इसमें वेरिएबल्स बोला जाता है, उस वेरिएबल का महत्व ज़्यादा होता है। और जो भी आप टाइटल लिखते हैं उसमें नॉवेल्टी होना चाहिए कि कुछ नया उसमें से दिखता है, कोई एक छोटी सी पंच लाइन जैसा कुछ हो, वो अगर उसमें है तो उसको ज़्यादातर लोग पसंद कर सकते हैं। और आजकल रिसर्च मेथोडोलॉजी के नियम के अनुसार अगर आपके टाइटल में रिसर्च डिज़ाइन की भी इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है सो वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो सकता है। सो दीज आर समथिंग अबाउट द टाइटल। इसलिए जब भी आप किसी भी आर्टिकल का टाइटल पढ़ते हैं तो इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि भाई आपको वो क्या अपील कर रहा है। राइट? नेक्स्ट प्लीज। कुछ टाइटल्स के उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए जो टाइटल 1 में जो लिखे हैं ना वो सब हमें एस्टोनिशिंग या तो फिर एकदम आपको ऐसे लगेंगे कि भाई क्या बढ़िया आर्टिकल हो सकता है, लेकिन साइंटिफिसिटी ये नहीं है। लेकिन जो टाइटल 2 अगर आप देखोगे तो दे आर द रियल साइंटिफिक आर्टिकल्स, कि जिसमें से आपको पता लग सकता है कि यस दे आर कैरिंग सम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन फॉर यू। क्योंकि पहले वाले जगह अगर आप टाइटल पढ़ेंगे, द अमेजिंग इफेक्ट ऑफ बेड नेट्स ऑन मलेरिया, होम्योपैथिक मेडिसिन अर्निका हैज अ वंडरफुल इफेक्ट ऑन ट्रॉमा, ये साइंटिफिसिटी को अपील नहीं करता है। लेकिन आप अगर ये दूसरे टाइटल पढ़ेंगे, आप रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल ऑफ इफिकेसी ऑफ इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स यूज फॉर मलेरियल कंट्रोल, अब इसमें आपको वो सब एस्पेक्ट दिख रहे हैं कि भाई ये रिसर्च कौन सी बातों के लिए किया गया है, इसमें कंट्रोल स्टडी किया गया है, क्या इंसेक्टिसाइड यूज किया गया है कि ताकि आपको मलेरिया कंट्रोल की ज़्यादा इफिकेसी मिल सकती है।
वही अगर हम देखेंगे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल ऑफ एफिकेसी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन अर्निका मोंटाना इन मैकेनिकल इंजुरीज एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, यहाँ पर आपको ये ज़्यादा अपीलिंग लग सकता है क्योंकि यहाँ पर क्लियरिटी हर चीज़ की है कि कौन सा मेडिसिन यूज़ किया गया है, कौन से वेरिएबल के लिए यूज़ किया गया है, उसको अगर कंट्रोल स्टडी किया गया है तो उसके कंट्रोल में क्या था, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट था। तो ये अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि भाई किस तरीके से हम उस टाइटल को, उस आर्टिकल को हम समझ सकते हैं वेदर इट इज रियली वेरी ऑथेंटिक और नॉट। आई होप द थिंग्स आर गोइंग ऑन वेल, डॉक्टर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so here power You continue. cut down is, yeah, please, okay sir। तो इसीलिए आर्टिकल जब हम कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसके टाइटल को हम इतने गौर से जरूर देखें ताकि उसमें से हमको अपीलिंग क्या हो रहा है। सिर्फ उसका सेंसेशनल थीम अगर होगा तो वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। नेक्स्ट प्लीज। कोई भी आर्टिकल अगर आप देखोगे तो आर्टिकल के बहुत सारे हिस्से होते हैं। टाइटल एक पहला हिस्सा हुआ, फिर उसके बाद में उसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट मिलेगा, इंट्रोडक्शन मिलेगा, मेथड्स मटेरियल मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, डिस्कशन मिलेगा, कंक्लूजन मिलेगा और रेफरेंसेस मिलेंगे। ये सब उसके पोर्शन होते हैं और हर एक पोर्शन किसी ना किसी चीज़ से डील करता है। वो आज हम देखेंगे कि भाई अगर इंट्रोडक्शन है तो उसमें एक्चुअली व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, उसमें क्या होना चाहिए, तो ही उसको एक अच्छा इंट्रोडक्शन माना जाता है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए वो अब हम देखेंगे। मटेरियल क्या होता है, वो अगर जो जिसके लिए वो टाइटल बना गया है वही चीजें उसमें अगर रिफ्लेक्ट होती है देन यू विल कॉल इट इज अ वेरी गुड आर्टिकल। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अगर हम किसी भी आर्टिकल के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को अगर देखते हैं तो उसमें आपको एक इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट, डिस्कशन होता है। ये जो लिखने के पीछे रीजन जो रहता है वो अभी हम वन बाय वन देखते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन क्यों लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन इसलिए लिखा जाता है कि जिसमें व्हाई दिस स्टडी हैज बीन डन उसका आंसर आपको मिलना चाहिए। मेथड का मतलब होता है कि आपने जो क्वेश्चंस रेज्ड किया था उसको सॉल्व करने के लिए आपने किस तरीके, कौन से तरीके इस्तेमाल किए हैं, हाउ यू हैव डन इट, उसका अगर आपको आंसर मिलता है तो उसको कहा जाएगा इट इज एन वेरी गुड आर्टिकल। फिर आपने ये तरीका इस्तेमाल करने के बाद आपको मिला क्या, व्हाट यू गेट इट, उसको बोला जाता है रिजल्ट। और अब ये रिजल्ट मिलने के बाद अब उससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेलिंग क्या था, अब क्या करने का है, इससे हमको फ्यूचर की क्या डायरेक्शंस मिल सकती है, इसका अगर उसमें जिक्र है तो वो एक अच्छा डिस्कशन कहला जाता है। इन्हीं चीज़ों को एक बार हम बहुत विस्तार से फिर से देखते हैं ताकि हम कोई भी साइंटिफिक आर्टिकल जब पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि इसकी वैलिडिटी कितनी ज़्यादा है। और अगर हम भी कोई आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो हमको भी इतने डेप्थ तक उसको लिखने की तैयारी रखनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सबसे पहली बात आती है एब्स्ट्रैक्ट में। पहले ही मैंने बताया कि सब लोग ज़्यादातर पहले टाइटल देखते हैं, टाइटल अगर पसंद आया उनको तो उसके बाद वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं। और आजकल आप अगर आप किसी भी जर्नल में कहीं पर भी कोई आर्टिकल अगर भेजते हैं तो सबसे पहले वो पूरा आर्टिकल नहीं मंगाते आपसे, आपसे सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट ही मंगाते हैं क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट से अंदाजा आ जा सकता है कि आपके कंटेंट क्या हो सकते हैं। right? तो एब्स्ट्रैक्ट जो है ना वो किसी भी आर्टिकल का एक प्रकार के अर्क हम बोल सकते हैं, वो अर्क उसके अंदर होता है। इसीलिए आप आर्टिकल पूरा पढ़े या ना पढ़े लेकिन हर एक आर्टिकल का एब्स्ट्रैक्ट मैं कहूँगा कि आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिससे आपको पूरे तौर से उस आर्टिकल में क्या है उसका अंदाजा आ सकता है। इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट लिखने की जो कला है ना वो बहुत लोग उसमें माहिर नहीं है। आर्टिकल बहुत अच्छे हैं लेकिन मुझे एब्स्ट्रैक्ट भी बहुत बार अच्छे नहीं मिलते हैं। कभी कभी सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट अच्छा रहता है लेकिन कंटेंट उतना अच्छा नहीं मिलता है। लेकिन प्रैक्टिस में यही देखा गया है कि एब्स्ट्रैक्ट आर्टिकल भले ही बहुत बढ़िया हो लेकिन उससे एब्स्ट्रैक्ट बहुत बढ़िया नहीं रहते हैं। इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट में एक आर्टिकल का इसेंस है, ये बात हमको समझ लेना जरूरी है। उसमें जो जो भी किया हुआ है वो सब एक एक लाइन में उसके अंदर आ जाता है। इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट में जितने भी आर्टिकल के हिस्से हैं उन सब हिस्सों के बारे में उनको हेडिंग के तरह या तो बिना हेडिंग के भी उसमें इंक्लूजन रहता है। फिर वो रिजल्ट ही क्यों ना हो, डिस्कशन का हिस्सा ही क्यों ना हो, रिसर्च क्वेश्चन ही क्यों ना हो, या कौन सी पॉपुलेशन उसने इस्तेमाल की गई थी उसका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। इसलिए एब्स्ट्रैक्ट को इग्नोर मत कीजिएगा। वो आर्टिकल के सभी हिस्सों के बारे में एक कम से कम एक आध दो लाइन में आपको जानकारी देने वाला होना चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे कि ये बहुत बढ़िया, एक बहुत अच्छा
abstract. Next, please. Now this is just an example of the abstract. एक आर्टिकल अगर आप देखोगे तो वो बहुत सारे हेडिंग के अंदर चलता है, और अगर आप एब्स्ट्रैक्ट अगर देखोगे तो वो हर हेडिंग में से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उसके अंदर ली हुई रहती है। एब्स्ट्रैक्ट कभी भी आर्टिकल से हटकर नहीं होता है, वो उस पूरे आर्टिकल का ही एकदम इसेंस उसके अंदर होता है। नेक्स्ट प्लीज। आर्टिकल की वैल्यू ज़्यादा तब बढ़ती है जब आपका एब्स्ट्रैक्ट बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि यूजुअली सभी जितने भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी आर्काइव्स हैं, वो पूरे आर्टिकल को पब्लिश नहीं करते हैं। वो आपके सिर्फ टाइटल वहाँ पर लगाएंगे और वहाँ पर सिर्फ ऑथर के नाम लगाएंगे, और उसका एब्स्ट्रैक्ट जो है ना वो सबके लिए अवेलेबल रहेगा। कोई भी पेड आर्काइव्स में भी अगर आप जाओगे तो वहाँ आपको एब्स्ट्रैक्ट जरूर पढ़ने को मिलेगा। उसके अनुसार आप तय करेंगे कि भाई ये आर्टिकल मुझे पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना है। एब्स्ट्रैक्ट के में सभी एरियाज के कीवर्ड फ्रेजेस इंक्लूडेड होने ही चाहिए। सभी एरिया के कीवर्ड्स उसके अंदर होने ही चाहिए, उसी को हम सबसे बढ़िया एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। जो अभी हमने एनाटॉमी जो देखी थी, इंट्रोडक्शन देखा था, मेथड्स देखा था, मेथड मटेरियल देखा था, रिजल्ट देखा था, डिस्कशन देखा, इन सभी के हिस्से उसके अंदर होने चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे कि ये बहुत बढ़िया एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर से आप कुछ नहीं समझ पाएंगे, है ना। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का मतलब होता है कि उसमें से आपको डिराइव करना पड़ेगा कि भाई वो किसको डिपेक्ट करना चाहता है। लेकिन साइंटिफिक आर्टिकल में एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आपको अंदर के आर्टिकल की पूरी क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि भाई कौन सी पॉपुलेशन इस्तेमाल की है, कौन सा रिसर्च डिजाइन इस्तेमाल किया है, जो रिजल्ट मिले हैं वो उस लाइन में है या नहीं है, या ये रिसर्च करने की क्यों जरूरत पड़ी है। इन सब के आंसर आपको एब्स्ट्रैक्ट में मिल जाने चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। बैक आई थिंक वन बैक, वन मोर बैक, वन नेक्स्ट। या तो जब भी ओके ओके कीप इट। तो जब एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं कि उसका इंट्रोडक्शन। जैसे हमको पता लग गया कि भाई ये आर्टिकल बहुत बढ़िया है, अभी मुझे उसके अंदर जाना चाहिए, तो अब शुरुआत होती है टाइटल के बाद में उसके इंट्रोडक्शन की। उस इंट्रोडक्शन में यहाँ पर जो आपको रेड लाइन चीज़ें आपको दिख रही है, जैसे व्हाई दिस वाज नीडेड, व्हाट डज द मैटर, व्हाट डज इट मैटर टू द पर्सन, एंड व्हाट आर द कंट्रोवर्सीज अबाउट दैट टॉपिक, कि भाई इस रिसर्च की ज़रूरत क्यों है, इसके ऊपर अभी तक के सभी बाकी के रिसर्चर्स का, पेशेंट्स का, डॉक्टर्स का, पॉलिसी मेकर्स का, अवेलेबल लिटरेचर का उसके बारे में क्या ख्याल है, कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसके बारे में अभी तक कहाँ तक मैटर पहुंचा हुआ है। उसको रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट पोर्शन हो या मैथोडिकल पोर्शन हो या मैनेजमेंट पोर्शन हो, उसमें कितनी कितनी कॉन्ट्रोवर्सीज है और हम उसकी क्लियरिटी करना चाहते हैं। इसके लिए ये रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है जब मैं मेरा पीएचडी का रिसर्च तय कर रहा था, तो मैंने टॉपिक लिया था कि थर्मल स्टेट के ऊपर मुझे काम करना था। तो थर्मल स्टेट के ऊपर जब काम कर रहा था तो मैंने सोचा कि अभी तक थर्मल स्टेट के ऊपर क्या क्या अवेलेबल है और क्या क्या नहीं अवेलेबल है। तब पता ऐसा चला कि आज तक ऐसा किसी ने स्टडी ही नहीं किया है कि भाई थर्मल स्टेट अगर हम काउंट करते हैं और थर्मल स्टेट अगर हम नहीं काउंट करते और फिर भी अगर दवाई देते हैं तो कितने प्रतिशत हमको रिजल्ट मिलते हैं। सो दिस इज एन ग्रे एरिया, दिस इज एन डार्क एरिया विच नो वन हैज एंटर्ड इनटू इट। हालांकि मटेरिया मेडिका में कितने थर्मल्स अवेलेबल है, मेडिसिन का थर्मल डिमार्केशन बहुत सारे मेडिसिन का बहुत क्लियर कट अवेलेबल है, लेकिन प्रैक्टिस में एप्लीकेबिलिटी में कितने प्रतिशत वो काम में आता है, दीज आर सॉट टू बी द मैटर एंड दीज आर द कंट्रोवर्सीज व्हिच एवरीबॉडी सेज ना। जैसे जेज क्लार्क कहते हैं कि भाई इफ मेडिसिन इज मैचिंग यू कैन इग्नोर द थर्मल्स, इफ मेडिसिन इज मैचिंग पॉइजन कैन बी इग्नोर, इफ सिम्टम्स आर मैचिंग, दीज आर द डिक्टम्स गोइंग ऑन इन आवर साइंस। लेकिन हकीकत में क्या होता है अगर हम उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो ये सब एरिया के बारे में जब फर्स्ट दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज एन इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में 3 चीज़ों का खास रहता है कि उसकी ज़रूरत क्या है, अभी तक उसके बारे में कितना पता था, और कौन से एरिया को हम बहुत क्लियर करना चाहते हैं। ये सब चीज़ें जब आपको एक इंट्रोडक्शन में मिलती है तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट प्लीज। इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन के वर्डिंग्स, उसके सेंटेंसेस, उसके रिसर्च क्वेश्चंस, उसके बारे में जितनी भी चीज़ें हो, वो बहुत ड्रामेटिक तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन वो ऐसी होनी चाहिए कि जो रीडर को एकदम कैच कर सके। एकदम जो इश्यू चल रहा है, जिस टॉपिक से रिलेटेड हमको बात करनी, डायरेक्टली उसी को छूने वाले होना चाहिए। स्ट्रेट इट शुड बी टचिंग टू द इश्यू। उसमें अवेलेबल लिटरेचर में कहाँ-कहाँ ग्रे शेड्स है, कहाँ-कहाँ चीज़ें अवेलेबल थी, कहाँ-कहाँ चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, इन सब की जानकारी एकदम शॉर्ट इसमें उसके अंदर होनी चाहिए। और फिर ये सब होने के बाद में हम कौन से क्वेश्चन से डील करने वाले हैं, या कौन से पॉइंट को लेकर के हम उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिसको रिसर्च क्वेश्चन बोला जाता है, दैट हैज़ टू कम अप इन अ वेरी वेरी क्लियर कट वे। जैसे हमको सल्फर पे अगर रिसर्च करना है, तो सल्फर पे हम क्या करना चाहते हैं, ये आइडिया बहुत क्लियर कट बाहर आना चाहिए। भाई सल्फर को अगर स्किन डिसऑर्डर में देना चाहिए तो कौन सी मोडेलिटीज हो सकती है, या अभी तक रिट्रोस्पेक्टिव अगर सल्फर के केसेस का स्टडी करना हो, तो हम उसमें से अगर सिर्फ देखना चाहते हैं कि जब भी सल्फर दिया गया है तो कौन सी मोडेलिटीज उसमें अवेलेबल थी, उसको अगर हमको स्टडी करना है, तो रिसर्च क्वेश्चन के माध्यम से ये सब चीज़ें बहुत पॉइंट आउट इंट्रोडक्टरी पोर्शन में हो जानी चाहिए। तब हम उसको कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा गया है इसका। और ये इंट्रोडक्शन बहुत कंसाइज और छोटे लेवल पे होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको एक पेज तक आप कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आर्टिकल के हिसाब से अगर हम देखा जाए, तो ये 2 से 3 पैराग्राफ में ही उसको खत्म करना चाहिए। तो देन इट इज़ कॉल्ड एज अ good introductory things. It should be concise, it should be grabbing to the reader, and it should be great it directly straight to the addressing issues. Next please. फिर उसके बाद आती है कि क्वेश्चन जो भी हम इंट्रोडक्टरी पोर्शन में देखते हैं, उसके बाद हम किस चीज़ को डील करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन तो सिर्फ आपको बताएगा कि भाई इतनी इतनी चीज़ें अवेलेबल थी, ये थोड़ा ग्रे एरिया था, इस ग्रे एरिया को थोड़ा वाइट करने के लिए हम इस पर काम करना चाहते हैं। फिर उस ग्रे एरिया का कौन से हिस्से को आप पॉइंट आउट करते हैं, दैट बिकम्स अ रिसर्च क्वेश्चन। ज़्यादातर आपके क्वांटिटेटिव जब एरियाज आता है, इसमें एक्सपेरिमेंटल जब आता है, उसमें हाइपोथेसिस जो बनाया जाता है, दैट इज नॉट नथिंग बट रिसर्च क्वेश्चन दैट टर्न्स आउट टू बी द हाइपोथेसिस। नेक्स्ट प्लीज। सो जो भी रिसर्च क्वेश्चन पॉइंट आउट किया जाता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी के हिसाब से उसके 4 कंपोनेंट होने बहुत ज़रूरी है, जिसको रिसर्च मेथोडोलॉजी के इसमें पीको फॉर्मेट बोला जाता है। कि भाई आप जो भी ग्रे एरिया को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, ग्रे एरिया को आप उसको वाइट बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, तो उसमें आप कौन सी पॉपुलेशन, कौन से पेशेंट्स को इस्तेमाल करने वाले हैं, उसमें क्या-क्या चीज़ों को आप इंटरवेंट करने वाले हो, उसका कंपैरिजन आप कौन से गोल्ड स्टैंडर्ड बेस के साथ करने वाले हो, और उसका आउटकम जो निकलेगा, उस आउटकम को आप किस तरीके से मेजर करोगे। इन सब चीज़ों का उसमें उल्लेख होना चाहिए। और जब इन सब चीज़ों के बारे में उसके अंदर इंफॉर्मेशन रहती है, तो उसको बोला जाता है द ट्रू रिसर्च क्वेश्चन या रियल रिसर्च क्वेश्चन। और ये सब भी एक टाइम बाउंड में भी फिजिबल होना चाहिए। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है, इसीलिए अभी नए इसमें इसको पिकॉट फॉर्मेट भी बोलते हैं, PICOT। मतलब पेशेंट या पॉपुलेशन कौन सी इस्तेमाल करने वाले हैं, इंटरवेंशन क्या करने वाले हैं, कंपैरिजन किस चीज़ के होगा, आउटकम किस तरीके से मेजर होगा, और ये टाइम फ्रेम में कितने समय में होने वाला है, इस टाइम फ्रेम में उसकी फिजिबिलिटी भी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें जब देखी जाती है, तब उसको रियल रिसर्च क्वेश्चन हम मान सकते हैं। ऐसा अगर आपको किसी भी आर्टिकल में दिखता है, तो आपको समझ लेगा कि यस, इट इज फॉलोइंग द स्टैंडर्ड पैटर्न एंड नाउ दिस इज अ रियल रिसर्च क्वेश्चन। नेक्स्ट प्लीज। अब हम नेक्स्ट पड़ाव पर है कि भाई हमने ग्रे एरिया आइडेंटिफाई कर लिया है, उस ग्रे एरिया में कौन से पॉइंट को हमको ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वे से ब्राइटन करना है, वो हमने तय कर लिया है। अब वो करने के लिए हम क्या क्या मेथडोलॉजी इस्तेमाल करने वाले हैं, वो वाला हिस्सा जहाँ डिस्क्राइब किया जाता है उसको मेथड्स बोला जाता है। भाई हम कौन से सेटिंग्स में करने वाले हैं, किस मामले के लिए करने वाले हैं। जैसे अगर मुझे फेरम फॉस को अगर देखना हो कि एनीमिया के लिए वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, तो मेरे पास वो बहुत ज़रूरी है कि मैं कौन से एज ग्रुप को ले रहा हूँ, मैं कौन से हीमोग्लोबिन को मेजर करने के लिए मैं कौन से टेस्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या मुझे डायरेक्ट सीरम आयरन वाला लेवल लेना है, या आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी वाला लेना है, या सिर्फ क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ एनीमिया लेने हैं। और भी अगर स्पेसिफिकली अगर मुझे देखना हो फेरम फॉस को सिर्फ प्रेगनेंसी वाले एरिया में, तो उसमें भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूजफुल है, या सेकंड में है, या थर्ड में है, उसमें कौन से लेवल के पॉपुलेशन को मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ,
6 से कम हीमोग्लोबिन है तो इंक्लूड करना है, 8 से कम है तो इंक्लूड करना है, ताकि फेरम-फॉस की एफिकेसी मुझे ज़्यादा अच्छे से पता चले। यस, जहाँ पर भी डिस्क्राइब होता है उस एरियाज़ को बोलते हैं मेथड्स। कि भाई आपने जो भी स्टडी करने वाले हैं, वो आप किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से आप उसको एक इम्प्लीमेंटेशन में लाने हैं, वो सब चीज़ें जहाँ लिखी जाती है, उसको बोला जाता है मेथड्स। नेक्स्ट प्लीज़। करने वाले हैं, उस हिसाब से हमको स्टडी डिज़ाइन या नेचर ऑफ स्टडीज़ हमको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ता है। इफ आई एम गोइंग टू जज द एग्ज़ैक्ट परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन, हाउ मच इट इज़ इंक्रीज़ एंड हाउ मच इट इज़ डिक्रीज़, तो ये हो गया क्वांटिटेटिव, कि जहाँ पर मैं डायरेक्टली क्वांटिटी से डील करने वाला हूँ। और जहाँ पर ऐसे डिसीज़ एरियाज़ हैं, जैसे रूमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस एरिया हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, जहाँ पर लिमिटेशंस है, लेकिन पेशेंट की लाइफ क्वालिटी उसमें इम्प्रूव हो सकती है, तो उसको तो मैं सिर्फ क्वालिटेटिव डाटा से मेजर करने वाला हूँ, तो वहाँ पर वो क्वालिटेटिव स्टडीज हो जाता है। उस तरीके के जैसे जैसे आप एक ग्रे एरिया को ब्राइट करने की कोशिश करने वाले हैं, उसमें कौन से वेरिएबल है, कौन से डाटा को आप मेजर करने वाले हैं, उस हिसाब से अप्रोप्रिएट स्टडीज डिजाइन भी उसमें इंक्लूड किया हुआ होना चाहिए, तभी हम कहेंगे यस दिस आर्टिकल फॉलोज ऑल द साइंटिफिसिटी। तो अगर क्वांटिटेटिव डाटा है और अगर वो क्वालिटेटिव वाले मेजर्स अगर इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो मैच नहीं होता है, साइंटिफिसिटी में उसकी वैलिडिटी बहुत कम हो जाती है। इसलिए इन सब बातों को देखना एक किसी भी आर्टिकल में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बात ऐसी है कि लिखने के लिए है ना, हर आदमी कुछ भी लिख सकता है। बिलो दिस एंड अबव दिस यू आर फ्री टू राइट एनी ऑफ द थिंग्स, लेकिन उसको साइंटिफिक नज़र से अगर देखेंगे, उसको वैलिडिटी की नज़र से अगर हम देखेंगे, इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट प्लीज। जितने भी आप रिसर्च अगर देखेंगे, तो बहुत सारे प्रकार के स्टडीज आपको मिलते हैं, जिसमें जिसकी एक हायरार्की बनी हुई है कि भाई सबसे हाईएस्ट कैटेगरी का कौन सा है, सबसे लोअर कैटेगरी का कौन सा है, कि जो ज़्यादा आपको जनरलाइज आइडिया नहीं दे सकता। सबसे हायरार्की में सबसे ऊपर अगर कोई है, तो वो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जिसको बोला जाता है, आरसीटी जिसको बोला जाता है। और फिर ऐसे मल्टीपल आरसीटीज, मल्टीपल स्टडीज अगर हो, और उनका जब सिस्टमिक रिव्यू किया जाता है, जिसको मेटा एनालिसिस बोला जाता है, कि जो मेटा एनालिसिस जो है मल्टीपल स्टडीज का स्टडी करके, मल्टीपल स्टडीज का एक इसमें बनाकर हमको दिखाता है कि भाई सब स्टडीज का जनरल एनालिसिस क्या था, कि जिससे हम एक बेहतर कंक्लूजन, बेहतर जनरलाइज्ड आइडिया हम डिराइव कर सकते हैं। तो ये आरसीटी और मेटा एनालिसिस ये सबसे बढ़िया रिसर्च के तरीके हैं। इससे जुड़े अगर आपको आर्टिकल मिलते हैं, तो ये आर्टिकल आपके उसके बहुत बढ़िया आउटकम हमको दिखाते हैं। तो इसीलिए इन सब स्टडीज में बहुत प्रॉपर रिसर्च डिज़ाइन, बहुत प्रॉपर रिसर्च क्वेश्चन, ये सब की एप्लीकेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, जैसे कोड स्टडीज हो, केस कंट्रोल स्टडीज हो, क्रॉस सेक्शनल हो, केस सीरीज हो, केस रिपोर्ट्स हो। केस सीरीज और केस रिपोर्ट इज वेरी कॉमन एज फार एज द प्रैक्टिशनर गोज, क्योंकि प्रैक्टिस में जब भी हम कोई भी एक अनयूजुअल केस देखते हैं, तो उसको पब्लिश करने की कोशिश करते हैं। ये सब है केस सीरीज और केस रिपोर्ट्स होती हैं। इनका भी साइंस में योगदान है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो इनका बहुत कम योगदान है। अगर आप मेटा एनालिसिस करते हैं और आरसीटी अगर आप करते हैं, तो जैसे आजकल हम सबको पूछा जाता है कि भाई आपकी मेडिसिन एक्ट तो करती है, लेकिन कैसे एक्ट करती है वो तो समझाइए, राइट? तो उसको अगर हम कोई एक एनालॉग बनाकर, कोई मॉडल बनाकर, कोई ह्यूमन एनालॉगिक मॉडल बनाकर अगर हम उसको प्रूव कर सकें, कौन से लेवल पे जाती है, कौन से पेसमेकर कौन से सेल के कौन से मेम्ब्रेन को अफेक्ट करती है, उस पर जो अवेलेबल जितने भी रेडिकल्स हैं, कौन से रेडिकल्स को वो ये करती है, इस तरीके का अगर हम बता पाएंगे, तो दैट विल बी मोर बेटर फॉर द साइंस। दिस इज तो इसीलिए अभी तक हमारे जितने भी पब्लिकेशन जो आते हैं, वो ज़्यादातर सिर्फ केस कंट्रोल स्टडी तक ही लिमिट रहते हैं। आरसीटी तक, मेटा एनालिसिस तक बहुत ही कम कम बार हम पहुंच पाए हैं, right? हम अभी तक सिर्फ केस सीरीज और केस कंट्रोल स्टडीज तक ही सीमित है। ज़्यादातर हमारे स्टडी आप देखोगे तो ऑब्जर्वेशनल ही ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। स्टडी डिजाइन, जो भी आप स्टडी तय करते हैं कि क्वालिटेटिव उसमें डाटा है, क्वांटिटेटिव डाटा है, कि हमको किस तरीके के आरसीटीज पर जाना है या कहाँ पर जाना है, उस हिसाब से आपको अप्रोप्रिएट डिजाइन भी सेलेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि अप्रोप्रिएट डिजाइन से ही आपका आउटकम अप्रोप्रिएट है या नहीं वो माना जाता है। तो ये सब आप आर्टिकल पढ़ने के बाद जो डाटा आपको दिख रहा है, जो रिसर्च क्वेश्चन आपको दिख रहा है, उसके मुताबिक अगर वो स्टडी डिजाइन अप्रोप्रिएट है, देन इट इज टू बी
अंडरस्टूड yes this study has a more scientific validity। और ऐसे स्टडी डिजाइन बहुत सारे अवेलेबल हैं, हर इसके गाइडलाइन अपने अपने हिसाब से अलग अलग दिए हुए हैं। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जब रिसर्चर उसको यूज करता है और तब पब्लिश करता है, तो ऐसे स्टडीज की साइंटिफिक वैलिडिटी सबसे ज़्यादा होती है। ये सब अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट जो मैं यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ। कंसर्ट गाइडलाइन अवेलेबल है, प्रिज्मा के सिस्टमिक रिव्यूज के गाइडलाइंस अवेलेबल है, स्ट्रोक में क्या क्या लिया जाता है, क्या नहीं लिया जाता है, right? ये सब गोल्ड स्टैंडर्ड जिसको बोला जाता है कि ये मापदंड है कि इसके आधार पे अगर तुम करते हैं तो देन दैट इज अ गुड फैंटास्टिक। नेक्स्ट प्लीज। ये स्टडी डिजाइन जो है वो ज़्यादा करके रिसर्च मेथोडोलॉजी के हिसाब से ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। एज ए प्रैक्टिशनर हमको उसमें उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, सिर्फ हमको ध्यान ये रखना है कि भाई उसका डाटा कौन सा था, उस डाटा के हिसाब से अप्रोप्रिएट स्टडी डिजाइन था या नहीं। नेक्स्ट प्लीज। So some standard guidelines are already available, right? क्वांटिटेटिव अगर स्टडी है तो आपको इन सब चीज़ों का उसमें ध्यान रखना है कि स्टडी डिज़ाइन कौन सा लिया था, सैंपल साइज उसमें कौन सा लिया था, इंटरवेंशन क्या क्या थे, आउटकम जो मेजर करने वाले थे उसके पैरामीटर्स कौन से बताए थे, वो डाटा को एनालाइज कैसे किया था, ग्राफिकल वे से किया था, जब बार चार्ट वगैरह बनाया था, डेमोग्राफिक वेरिएशन किया था, जेंडर टाइप वेरिएशन थी हमको बताया या नहीं बताया। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारा क्वेश्चंस अलग रहता है, उस क्वेश्चन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मेथड्स के थ्रू भी हमको नई नई चीज़ें पता चल सकती, जिससे एक नया विजन भी दूसरे स्टडी के लिए उसमें से मिल सकता है। तो ज़्यादातर ये मेथोडोलॉजी में इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो आउटकम मेजर्स जो है, अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई सल्फर का मैंने एक्जिमा के लिए स्टडी किया है, तो उस एक्जिमा को मेजर करने के लिए मैंने कौन से आउटकम मेजर करने के लिए किस चीज़ को मैंने इस्तेमाल किया था उसको देखना। सिर्फ फोटोग्राफ्स ही है तो साइंटिफिकली ये कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक्जिमा का कोई स्केल था वो अगर मैंने अप्लाई करके देखा कि प्री एंड पोस्ट, तो उसकी वैलिडिटी फोटोग्राफ से थोड़ी ज़्यादा है। फिर कोई आपके पास अगर केमिकल एनालिसिस वाली अगर कोई चीज़ें हैं कि जिससे आपको पता चलेगा कि ये एलर्जन बॉडी का लेवल इतना था, सल्फर देने के बाद वो एलर्जन की मात्रा घट गई है, बॉडी से नील आउट अगर हो गई है, पर ये अगर हमको बायोकेमिकल पैरामीटर से पता चलता है तो इसकी वैलिडिटी और भी ज़्यादा है। तो जब भी हम ये सब मेथड्स पढ़ते हैं तो उसमें जब आउटकम मेजर करने के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है उस पर हमको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। Patient improves, felt better, improves very well as per the direction of hearing guiding symptoms। ये सब बातों को साइंस उतना अच्छे से नहीं मानता है। आजकल के साइंस एविडेंस बेस्ड की जहाँ तक बातें हैं, ये थ्योरेटिकल बातों को नहीं मानता। हमारे पास एविडेंसेस होने चाहिए, उसके सब स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट टूल्स अवेलेबल है। अगर वो हम इस्तेमाल किए हुए हैं, अगर उस आर्टिकल में, उस रिसर्च स्टडी में जो पब्लिश किया गया है, उससे अगर हम सेटिस्फाइड हैं तो उसकी वैलिडिटी सबसे ज़्यादा बढ़ते जाती है। इस बातों पर हमको खास ध्यान रखना है। डिजाइन नेक्स्ट सर, this is the beyond the understanding of our common people। इट्स ओके, yeah it's fine। इट्स ओके। yes sir it's okay। now sample of the study, जैसे आउटकम मेजरमेंट के लिए जब हम ध्यान रखते हैं तो वैसे ही हमको उस स्टडी में कौन से सैंपल लिए थे, किस तरीके से उसको पार्टिसिपेशन को रिक्रूट किया था। जैसे रैंडमाइजेशन जब हम बोलते हैं तो रैंडमाइजेशन का मतलब होता है कि हम हमारे पास सीक्वेंसली 100 पेशेंट है और उसमें से हम हर तीसरे पेशेंट को लेने वाले हैं, सो दैट इज अ रियल रैंडमाइजेशन। लेकिन अगर हम उसको कुछ पहले से ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं, स्क्रीनिंग कर लेते हैं और हमको लगेगा कि ये पेशेंट ज़्यादा ठीक हो सकता है, इसीलिए हम उसको पर्पस के हिसाब से अगर हम उसको हमारे स्टडी में इंक्लूड करते हैं, तो ये सही रैंडमाइजेशन नहीं हुआ। इसीलिए किसी भी आर्टिकल में अगर रैंडमाइजेशन स्टडी लिखा हुआ है तो उन्होंने रैंडमाइजेशन कैसे किया था इसके भी बारे में भी लिखा हुआ रहता है। हो सकता है कि हर थर्ड पेशेंट को उन्होंने रिक्रूट किया, हो सकता है कि उन्होंने लॉट सिस्टम लगाया होगा, हो सकता है कि उन्होंने कंप्यूटर के थ्रू सिलेक्शन किया होगा। तो यस, देन इट इज रियली द रैंडमाइजेशन हैज बीन डन। पार्टिसिपेंट को रिक्रूट बराबर उन्होंने जो टाइटल दिया है उस हिसाब से ही रिक्रूट किया है, ये हमको उसमें से पता लग सकता है। फिर दूसरा एक इशू आता है कि भाई कितने सैंपल पर उन्होंने ये स्टडी किया होता है। सैंपल साइज की अगर हम बात करते हैं तो एज पर द जनरल डेकोरम ऑफ दिस रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो हम केस सीरीज करते हैं, जो कंट्रोल स्टडीज करते हैं,
उसको नॉर्मल इसमें हम 30 सैंपल को माना जाता है कि भाई कम से कम 30 सैंपल तो आपके पास होने चाहिए। लेकिन मेथोडोलॉजी का क्राइटेरिया ये है कि उस डिसीज का प्रिवेलेंस, उस डिसीज का इंसिडेंस कितना है, उस इंसिडेंस के हिसाब से अगर हम स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करते हैं और इस हिसाब से अगर सैंपल लिया हुआ है तो वो साइंटिफिक आर्टिकल की वैलिडिटी सबसे ज़्यादा होती है, रादर देन नॉट द रैंडमाइज 30 सैंपल हैज बीन कलेक्टेड। इन दो चीज़ों को हमको खास ध्यान में रखना है। फिर क्या होता है जब हम सैंपल लेते हैं, जब हम पेशेंट को सेलेक्ट करते हैं, जब हम कोई स्टडी कर सकते हैं, तो स्टडी में ऐसा भी हो सकता है कि उसको हमको जैसा चाहिए फेवरेबल आउटकम ऐसे भी आ सकता है, कुछ और भी चीज़ों की वजह से आ सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं कि जो नेचुरल हमारे स्टडी को हैम्पर करने वाली है, जिसको हम बोल सकते हैं कि हमारे बायस बोल सकते हैं, या तो फिर हम उनको ऐसा बोल सकते हैं हमारी स्टडी को थोड़ा सा कंटामिनेट कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को हमको दूर रखना है, जिससे हमको पता चलेगा कि जो हम इंटरवेंशन कर रहे हैं उसका हमारे पास प्रॉपर आउटकम आ जाए। राइट? इन सब चीज़ों का हमको उस आर्टिकल में देखना है कि भाई उसके only 5 minutes is left only, sir. yeah sir, I know that. I'm observing the watch. You By have the to, time I will you finish. have to go fast. Yeah. Yeah. Okay. Next, please. Now the most important part which comes कि जब हम कोई भी आर्टिकल अगर पढ़ते हैं तो उसमें इंटरवेंशन क्या गया था, जो इंट्रोडक्शन में हमको बोला गया था कि हम इस चीज़ को स्टडी करना चाहते हैं और उस स्टडी के लिए ये सब हमारे आउटकम रहेंगे, उसको हम इस तरीके से मेजर करेंगे और इस प्रकार के सैंपल साइज होंगे। लेकिन जो इंटरवेंशन जो है उस इंटरवेंशन पर हमको फोकस करना है। वो कह रहे थे कि भाई सल्फर दिया है तो सल्फर उन्होंने बराबर 30 पोटेंसी में दिया है, कौन सी चीज़ें जज करके दिया हुआ है, कंट्रोल में भी क्या दिया है, कंट्रोल में दिया था या नहीं दिया था, वो करते वक्त उन्होंने सिंगल ब्लाइंड मेथड था, डबल ब्लाइंड मेथड था, जब दे रहे थे तो गलती से यहाँ से वहाँ तो नहीं हो गया, कोई ऐसी कंटामिनेटेड चीज़ तो नहीं है कि जो हमारे रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकती है। उन सब के लिए उन्होंने क्या क्या मेजर्स लिए हैं, ये सब अगर उस आर्टिकल में लिखे हुए हो तो हमारे लिए सबसे बढ़िया आर्टिकल हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज। आउटकम की जैसे मैंने आपको बात की कि कोई भी अगर आउटकम हो तो उसको यूजुअली वैलिडेटेड टूल से मेजर करना चाहिए। राइट? ये वैलिडेटेड टूल हमारे मेडिकल साइंस में काफ़ी सारे इसमें क्वांटिटेटिव भी अवेलेबल है और क्वालिटेटिव भी अवेलेबल है। हर बार अगर हम सिर्फ जनरल वेलबींग अगर हम देखते हैं वो उतना ज़्यादा वैलिड टूल नहीं माना जाता। नेक्स्ट प्लीज। अब बहुत ही टर्मिनल दो ही पोर्शन बाकी रह जाते हैं, दिस रिजल्ट एंड कंक्लूजन। डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। इट इज़ नॉट द जॉब ऑफ रिसर्चर एज सच। आप डाटा रिसर्च कर लो, स्टडी कर लो और वो सब डाटा लेके रिसर्च के स्टैटिस्टिशियन के पास चले जाओ, वो आपको बहुत आसानी से ये सब, और आजकल इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल है जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इन सब बातों का देते कि भाई आपकी स्टडी में कितने मेल थे, कितने फीमेल थे। तो एक पिक्टोरल वे से आपको बहुत आसानी से पता लग सकता है कितना इंप्रूवमेंट हुआ, उसका ग्राफ अगर आप देखते हैं तो तुरंत हम उसमें से डिराइवेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट ये है दैट इज इथिकल कंसिडरेशन। जो भी हम ह्यूमन, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल प्रैक्टिसेस में हम तो यूजुअली ह्यूमन पेशेंट को ही हम रिक्रूट करते हैं, हमारा डाटा ज़्यादातर पेशेंट ही होता है। तो उस पेशेंट के जब वो स्टडी किया गया था तो इन्फॉर्म कंसेंट बनाया था या नहीं बनाया था, उसके बारे में जानकारी दी थी या नहीं दी थी, जिसको इथिकल कंसिडरेशन बोला जाता है। आजकल इथिकल इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी दिए हैं, राइट फ्रॉम हेल्सिंकी टू द प्रेजेंट standardized data are there. If they are there, reflected they are there, then that is good. Then lastly we'll come to the this result and conclusion. Next please. Next please. Next. 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 Okay. 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 Now whatever the result, जो भी रिजल्ट आपको पेश किए जाते हैं, ज़्यादातर हम डिस्क्रिप्टिव रिजल्ट अपेक्षा नहीं करते हैं किसी भी आर्टिकल में। रिजल्ट जो है ना वो पिक्टोरल फॉर्म में ज़्यादा होते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ग्राफिक से हमको बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी नजर आती हैं। लेकिन वो ग्राफ भी जो है, यहाँ पर आपको जो दो दिख रहे हैं, दो में सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है, तो ये वाला ही आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, जिसमें से हम डाटा डिराइव कर सकते हैं। ये भले 3 डायमेंशनल दिख रहा होगा लेकिन इसमें से हम कोई भी इंफॉर्मेशन डिराइव नहीं कर सकते, इसमें से डिराइव कर सकते हैं।
इसीलिए जो भी रिजल्ट आप देख रहे हैं वो पिक्टोरियल फॉर्म में हो, ग्राफिकल फॉर्म में हो, तो वो सबसे अच्छा माना जाता है रादर देन डिस्क्रिप्टिव। कम टू द एंड, नेक्स्ट डिस्कशन। यस, नेक्स्ट, दिस विल बी आवर लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। अगर डिस्कशन की बात हम करते हैं तो डिस्कशन में बार बार रिजल्ट का लिखा हुआ होना जरूरी नहीं होता है। डिस्कशन का मतलब होता है कि भाई ये जो हमने स्टडी किया है, इस स्टडी में हमारी क्या क्या स्ट्रेंथ है, हमारी वीकनेसेस क्या क्या है, ये स्टडी में हमको सैंपल साइज प्रॉपर मिला या नहीं मिला, बीच में अगर कोई डिस्कशन डिस्टर्बेंसेस आए हो तो उसके बारे में लिखा होना चाहिए कि जो भी हमको रिजल्ट मिला है अब हम उसको जनरलाइज करने के लिए हमको और क्या क्या कर सकते हैं और कौन सा स्टडी और ज़्यादा हम कर सकते हैं, इसके बारे में जब वो डिस्कशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है हमको, डिस्कशन में उन सब लूप होल्स के बारे में जब लिखा जाता है, जब उसके स्ट्रेंथ के बारे में लिखा जाता है, फ्यूचर डायरेक्शन अगर उसमें लिखी जाती है, तो वो डिस्कशन हमारे लिए सबसे बेहतरीन होता है। डिस्कशन का मतलब ये नहीं होता है कि भाई जो मैंने किया है वो एंड हो गया। डिस्कशन का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन लेकर मैं चला था, अब मैं यहाँ पहुंचा हूँ और इसके ये अच्छी बातें हैं और ये इसकी खराब बातें हैं, इसमें से हमको आगे बढ़ने के लिए ये रास्ते हो सकते हैं। ये अगर उस डिस्कशन में लिखा है तो हमारे लिए ये सबसे अच्छा डिस्कशन हो सकता है। हियर आई एंड माय टॉपिक, और फिर कभी ज़्यादा ज़रूरत हो तो हम नेक्स्ट टाइम फिर से उसको आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। ओवर टू यू सर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन था। कुछ समय की पाबंदी है जिसको कि हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है। अभी ऐसे कोई क्वेश्चंस तो नहीं है चैट बॉक्स में। पैराग्रीन चेक के लिए एक सवाल था, तो पैराग्रीन पर एक अगले बार हम लोग बात करेंगे। पैराग्रीन में इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, मैं समझ रहा हूँ। ये इसको जी जी कहते हैं रिसर्च में चोरी, है ना? जी जी जी, चोरी और सीना बिल्कुल चोरी, बिल्कुल। है ना? तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हाँ जी, तो इसको आगे करेंगे। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि हम लोग को अगर साइंटिफिक होम्योपैथी को एक्सप्लेन करना है तो हम लोगों को इसका इसके विषय में काफी अच्छा से अपने को प्रेजेंट करना पड़ेगा। सो नाउ द सेशन इज अप, एंड थैंक यू डॉक्टर महावीर जी, आपने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन किया। आपने बारिश भी आपको साथ दिया। काफी बारिश हो रहा था जी जी आपके यहाँ, लेकिन मौसम साथ दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। और अब इसके साथ में हम लोग सेशन को समाप्त करते हैं, एंड द सेशन इज हैंडेड ओवर टू डॉक्टर बिंदुराज फॉर हिज इंग्लिश सेशन। So you start, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। yeah, yeah, thank you.